हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी ज्ञान में। तो आज का हमारा वीडियो क्लास आधारित है बिहार बोर्ड कक्षा 7 के इतिहास विषय पर। इस वीडियो में हम लोग अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में पढ़ाया है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो क्लास को अपने आप शुरू करते हैं। आज हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं नामा। नामा शब्द सामान्यतः उन ऐतिहासिक रचनाओं के शीर्षक में शामिल है जो मुगल कालीन दरबारी में संरक्षण में लिखी गई है। नामा शब्द सामान्यतः उन ऐतिहासिक रचनाओं के शीर्षक में शामिल है जो कि मुगल काल के संरक्षण में लिखी गई है। इस परंपरा का आरंभ अकबर के समय में अबुल फजल के अकबरनामा से होता है। इसका शुरुआत कब? अकबर के समय से अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है, इससे हुआ है। अब है हमारा संस्मरण। संस्मरण क्या होता है? किसी व्यक्ति के जीवन की उन बातों का वर्णन है जो उसे याद रहती है। संस्मरण में उस व्यक्ति के जीवन के हर एक वह बात रहती है जो उसे याद रहती है। वह अपनी रुचि और घटना के महत्व के अनुसार उसे प्रस्तुत करता है। भारत के संदर्भ में मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा को तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। इसका फारसी में अनुवाद करके बाबरनामा नाम दिया गया। उसने अपने लड़कपन की घटनाओं को, लड़ाइयों के महत्वपूर्ण शासक और उनके आपसी संबंध के, यहाँ लोगों को रहन सहन, जलवायु, भूगोल आदि के संबंध में सजीव चित्रण किया है। उसने अपने पिता उमर शेख मिर्जा का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है कि वे कद में छोटे थे, उनकी दाढ़ी गोल और चेहरे पे मांसाल था, वे मोटे थे, उनका चोंगा इतना तंग रहता कि उनकी डोरियों को बांधने के लिए उन्हें अपने पेट अंदर पिचकाना पड़ता था। अगर वे पेट को ढीला छोड़ देते तो अक्सर चोंगे की बांध टूट जाते और वे पहनावे बोलों की दोनों हितों में रुक। यात्रियों के वृत्तांत भी इस काल के इतिहास के अध्ययन में सहायक है। इसमें सबसे प्रसिद्ध रचना अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता वृत्तांत है, जिसे रेहला कहा जाता है। यात्री जो यात्रा करते थे उनकी भी रचनाएं हुआ करती थी। प्रसिद्ध रचनाएं का अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता का वृत्तांत है, जिसे रेहला कहा जाता है। इब्न बतूता मराकस का निवासी था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मराकस का। विश्व यात्रा के दरमियान वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हिंदुस्तान आया और लगभग 14 वर्षों तक रहा। इस अवधि के दरमियान उसने यहाँ के सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यापक प्रकाश डाला। सिक्कों के माध्यम से सभी शासकों तिथि क्रम को समझने में सहायता मिलती थी। सिक्कों के माध्यम से सिक्कों से उन पर तिथि, उसकी उत्पादन तिथि लिखी होती थी, ये किस वर्ष का उत्पादन हुआ है। ये सिक्के सोना, चांदी, तांबा आदि के बने होते थे। इन सिक्कों से शासकों के राज्यारोहण, साम्राज्य विस्तार, पड़ोसी शासकों के साथ संबंध एवं उनके आर्थिक समृद्धि के बारे में पता चलता है। तुगलक शासकों, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के बड़ी संख्या में मिले। अपने राज्य में सासाराम शासक शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए। अपने राज्य सासाराम के शासक शेर शाह सूरी थे, उन्होंने अपने राज्य में चांदी के सिक्के चलाए। इसे आप आज भी संग्रहालयों में जाकर देख सकते हैं। और ये सिक्के आज भी संग्रहालय अर्थात म्यूजियम, संग्रहालय को क्या म्यूजियम हम लोग बोलते हैं, म्यूजियम में आज भी देखने को मिलते हैं। इस काल के शासकों में शासन काल में निर्मित अनेक भव्य मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों एवं किलों से इस काल के धार्मिक जीवन तथा आर्थिक समृद्धि और वास्तुकला की जानकारी मिलती है। इनमें कई इमारतों जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, खजुराहो के मंदिर को आप आज भी देख सकते हैं। इस काल में बिहार की वास्तुकला का इतिहास भी स्मरणीय है। शेर शाह का सासाराम, रोहतास जिला स्थित मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य से सम्मिश्रण का एक सुंदर नमूना है। मनेर में मखदूम शाह दौलत की समाधि भवन की एक उच्च कोटि का काला उदाहरण प्रस्तुत करता है। मध्यकाल में बिहार से निर्मित मंदिरों में पटना से 18 मील की दूरी पर स्थित
वैकटपुर का शिव मंदिर, जिसके लिए राजा मान सिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की। आर्थिक अर्थात रुपयों द्वारा सहायता प्रदान की थी। रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश भी राजा मानसिंह को ही प्राप्त है। जरा सोचिए, इतिहास लेखन में इतिहासकार इन स्रोतों की मदद कैसे लेते हैं। इतिहासकार इन स्रोतों की मदद के बिना किसी भेदभाव में एक क्रमिक तथा सर्वमान्य समझ बनाने की कोशिश करते हैं। बीते हुए समय के बारे में कभी कभी इतिहासकार को विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब किसी एक ही व्यक्ति या घटना के संदर्भ में अलग अलग मत रहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करें। सन 1328 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने एक आदेश जारी किया। उसने दिल्ली के निवासियों को आदेश दिया कि वे दिल्ली से दूर दक्षिण में दौलताबाद जाकर बसें। उस समय के दो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और एसामी ने सुल्तान के राजधानी परिवर्तन की घटना को अपनी किताबों में लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में लिखा है, एक योजना सुल्तान के दिल में आई कि दौलताबाद को राजधानी बनाया जाए। यह इसलिए क्योंकि दौलताबाद उसके साम्राज्य के मध्य में है। दिल्ली, गुजरात, लखनौती, तिलंग, मावर, द्वार समुद्र तथा कंपिला इस शहर से लगभग समान दूरी पर स्थित है। इस विषय में उसने किसी से परामर्श नहीं किया। उसने आदेश दिया कि उसकी अपनी माँ और राज्य के सारे बड़े अधिकारी व सेनापति अपने सहायक और विश्वास पात्रों के साथ दौलताबाद की ओर चले। दरबार के हाथी, घोड़े, खजाना तथा बहुमूल्य वस्तुएं दौलताबाद भेज दिए जाए। इसके पश्चात सूफी संत व आलमियों तथा दिल्ली के प्रतिष्ठित व प्रसिद्ध लोग दौलताबाद बुलाए गए। जो लोग दौलताबाद गए उन्हें सुल्तान ने खूब सारा धन दिया। जो लोग दौलताबाद मतलब यहाँ से वहाँ दौलताबाद गए, उन्होंने उन लोगों को सुल्तान ने क्या बहुत सारा धन दिया। एक साल बाद सुल्तान दिल्ली लौटा। उसने आदेश दिया कि दिल्ली तथा आसपास के कस्बों के निवासियों को काफिलों में दौलताबाद भेजा जाए। दिल्ली वालों के घर उनसे मोल लिए जाए और इन घरों की कीमत खजाने से दौलताबाद जाने की वालों की दे दी जाए, ताकि वे वहां जाकर अपने लिए घर बनवा लें। शाही आदेशानुसार दिल्ली तथा आसपास के निवासी दौलताबाद की ओर भेज दिए गए हैं। दिल्ली शहर इस प्रकार खाली हो गया कि कुछ दिनों तक दिल्ली के सारे दरवाजे बंद रहे। शहर में कुत्ते बिल्ली तक न रह पाए। दिल्ली के निवासी जो वर्षों से वहां रहते थे, चले आ रहे थे, लंबी यात्रा के कष्ट से रास्ते में ही मर गए। बहुत से लोग जो कि दौलताबाद पहुंचे, अपनी मातृभूमि से बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर सके। वे वापस होने की इच्छा में ही मर गए। यद्यपि सुल्तान ने दिल्ली से जाने वाली प्रजा को अत्यधिक इनाम दिए, वह प्रदेश के कष्टों को सहन न कर सके। इसके बाद दूसरे प्रदेशों से आलमियों, सूफियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लाकर दिल्ली में बसाया, मगर इस प्रकार लोगों को लाने से दिल्ली आबाद न हो सकी। लगभग 5-6 साल बाद सुल्तान ने आदेश दिया कि जो भी दिल्ली लौटना चाहता है वह लौट सकता है। कुछ लौट गए, मगर बहुत से परिवार दौलताबाद में ही बस गए। पढ़ते हैं एसामी ने अपने पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। एसामी ने अपने किताब फुतूह उस सालातीन में लिखा है, सुल्तान को दिल्ली वालों पर संदेह था और वह उनके लिए मन में विष छिपाए रहता था। उसने गुप्त रूप से एक कुत्सित योजना बनाई और 1 महीने में दिल्ली का विनाश कर दिया जाए। उसने सूचना कराई कि जो कोई सुल्तान की हितैषी और दौलताबाद की ओर प्रस्थान करे, जो कोई राजा आज्ञा का पालन करेगा उसे अत्यधिक संपत्ति मिलेगी। जो कोई उसका पालन न करेगा, इसका सिर काट डाल जाएगा। उसने आदेश दिया कि दिल्ली में आग लगा दी जाए और सभी लोगों को नगरों से बाहर निकाल दिया जाए। पर्दे वाली स्त्रियों तथा एकांत वाली सूफियों को उनके घरों में से बाल पकड़कर निकाला गया। इसी प्रकार वे दिल्ली से निकले। मेरे दादा भी उसी शहर में रहते थे। उनकी उम्र 90 वर्ष थी। वे एकांतवासी संत थे। वे कभी अपना घर नहीं निकलते। पहले वे पड़ाव में ही मर गए। उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। सभी बूढ़े, युवक, स्त्री तथा बालक यात्रा करने के लिए विवश थे। बहुत से बालक
दूध के बिना मर गए। अनेक लोगों ने प्यास के कारण प्राण त्याग दिए। उस काफिले में से अत्यधिक कठिनाई सहन करके केवल 10वां भाग ही दौलताबाद पहुंच सका। सुल्तान ने इस तरह एक बसा हुआ शहर नष्ट कर डाला। जब दिल्ली में कोई न रह गया तो सारे द्वार बंद कर दिए गए। सुना जाता है कि कुछ समय बाद अत्याचारी बादशाह ने आसपास के गांवों को लोगों को बुलाकर दिल्ली को बसवाया। तोतों को, बुलबुलों को बाग से निकलकर कौवों को बसा दिया। न जाने सुल्तान ने किस प्रकार उन निर्दोष लोगों पर संदेह उत्पन्न हो गया कि उनसे उनके पूर्वजों की नींव उखाड़ डाली और आज तक उनकी संतानों के विनाश में तल्लीन है। आपके अध्ययन में यह बात आ गई होगी कि मोहम्मद तुगलक की योजना के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर बर्नी और एसामी दोनों इतिहासकार एक मत रखते हैं। कुछ बातों पर बर्नी और एसामी का एक मत है और बहुत सी बातों पर या कुछ बातों पर एक मत नहीं है। जैसे सुल्तान ने लोगों को दिल्ली से दौलताबाद का आदेश दिया, तो दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश सुल्तान ने दिया। यह बात दोनों ने ही अपने पुस्तक में लिखा है। पर दिल्ली से दौलताबाद जाने की घटना में बर्नी कई ऐसी बातों लिखता है जो एसामी नहीं लिखता है। जैसे बर्नी लिखता है कि सुल्तान अपने राज्य की राजधानी बीचों बीच बनाना चाहता है। बर्नी क्या बता रहा है कि राजधानी अपनी बीचों बीच बनाना चाहता है, इसलिए उन्होंने लोगों को दौलताबाद भेजा। पर एसामी के अनुसार सुल्तान के मन में ऐसे विचार नहीं था। एसामी के अनुसार सुल्तान लोगों को कष्ट देना चाहता था, इसलिए उन्होंने दिल्ली खाली करवाई। यह हमारे लिए परेशानी की बात है कि अब हम कैसे जाने कि सुल्तान के मन में वास्तव में क्या विचार था। इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कर सकते। ऐसी घटनाएं बहुत बार हमारे सामने आती हैं। जो बातें दोनों लिखते हैं उनके बारे में तो हम सोच सकते हैं, पर वे जरूर हुई होंगी। जो बातें एक ही व्यक्ति कह रहा है उनके बारे में हम झट से यकीन साथ नहीं कह सकते। हुए समय के बारे में जब इतिहासकार आज लिखते हैं तो वे अक्सर इस कठिनाई से जूझते हैं। बीते समय के बारे में कुछ बातें तो पक्की तरह से कही जा सकती है, पर बहुत सी बातों के बारे में पक्की तरह से नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में इतिहासकार अन्य स्रोतों को ढूंढते हैं। इतिहासकार इतिहास अर्थात अतीत को समझने के लिए इसे समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों, कालों में बांट देते हैं। पिछली कक्षा में जो आपने इतिहास पढ़ा था उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकारों का समावेश था। इस कक्षा में इतिहास जो आप पढ़ेंगे उसमें प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। हमने ईसा की 8वीं शताब्दी को मध्यकाल तथा आरंभ तथा 18वीं शताब्दी को उसका अंत मान लिया है। ऐसा क्यों? जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुए। इस प्रकार हम देखते कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत में एक नए इतिहास का युग आरंभ हुआ जिसे मध्य युग कहा गया। नए विचारों के समाज में कभी व्यक्ति प्रभावित नहीं होते। यद्यपि भारत के इतिहास कुछ परिवर्तनों में 8वीं शताब्दी से पहले आरंभ हो गए थे, पर देश के कुछ भागों में उनका प्रभाव कुछ समय बाद अनुभव किया गया। इसलिए सामान्य दृष्टि से देखते हुए हम कह सकते हैं कि नए विचारों की शुरुआत 8वीं शताब्दी से हुई और 18वीं शताब्दी आते आते फिर अनेक परिवर्तन दिखने लगे। इसी कारण हम मध्यकाल का अंत और आधुनिक युग का आगमन लगभग 18वीं शताब्दी को मानते हैं। इन 1000 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः नए नए परिवर्तन होते रहे। इस पुस्तकों में जो आप पढ़ रहे हैं उसकी तुलना हम पिछली कक्षा में पीढ़ी के बारे में कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का अध्याय हमारा समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे कॉल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे सारी वीडियो अब तक पहुंच सकें।